कल की वीडियो में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर दिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है विष का दांत, उसका सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कल वीडियो हमारी आएगी वो आएगी चैप्टर नंबर 3 की, उसके बाद जो आएगी चैप्टर नंबर 4 की। ऐसे करते करते सारे चैप्टरों का पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि विष के दांत के लेखक कौन है। जल्दी बताइए कि विष के दांत के लेखक कौन है। ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, डी ऑप्शन है मदन लाल। तो आपको बताना है कि विष के दांत के लेखक कौन है। तो विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जल्दी बताइए, जो मदन था वो कासू के कई गो दांत तोड़ दिया था। ए ऑप्शन है 3 गो, बी ऑप्शन है 2 गो, सी ऑप्शन है 4 गो और डी ऑप्शन है 1 गो। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के 2 गो दांत मतलब 2 दांत तोड़ डाले। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गिरधर लाल कौन था। जल्दी बताइए, ये जो गिरधर लाल था वो कौन था। ए ऑप्शन है अमन का पिता, बी ऑप्शन है मदन का पिता, सी ऑप्शन है कासू का पिता, यहाँ पे थोड़ा कासू का पिता, डी ऑप्शन है रजनी का पिता। तो आपको बताना है जो गिरधर लाल था वो कौन था। तो भैया जो गिरधर लाल था न वो मदन के पिता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जल्दी बताइए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है भोजपुरी भाषा, बी ऑप्शन है बंगाल का और सी ऑप्शन तमिल का और डी ऑप्शन है हिंदी का। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो भैया बंगाल भाषा का शब्द है, मतलब बंगाली भाषा का शब्द है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विष की दांत कैसी कहानी है। जल्दी बताइए, ये जो हमारा हिंदी क्लास 10 चैप्टर 2 है जिसका नाम है विष का दांत, वो कैसी कहानी है। ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक, डी ऑप्शन है धार्मिक। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि विष के दांत कैसी कहानी है। तो विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। जल्दी बताइए, ये जो हमारे सेन साहब थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी ऑप्शन है वकील, सी ऑप्शन है डॉक्टर और डी ऑप्शन है प्रोफेसर। तो जल्दी आपको बताना है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। ये जो मदन था वो अक्सर किसके हाथ से पिटता था, मतलब पिटाता था। ए ऑप्शन है खोखा के हाथ से, बी ऑप्शन है सेन साहब के हाथ से और सी ऑप्शन है माता के हाथ से और डी ऑप्शन है पिता के हाथ से। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त, ये जो मदन था वो अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। तो मदन हमेशा अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मदन की उम्र क्या थी। जल्दी बताइए मेरे दोस्त, ये जो मदन था उसकी उम्र क्या थी। ए ऑप्शन है 9 से 10 साल, बी ऑप्शन है 4 से 8 साल, सी ऑप्शन है 3 से 4 साल, डी ऑप्शन है 5 से 6 साल। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त, ये जो मदन था उसकी एज क्या थी उस समय। तो उसकी एज उस समय 5 से 6 साल थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मदन किसका पुत्र था। जल्दी बताइए, ये जो मदन था वो किसका पुत्र था। ए ऑप्शन है सिंह साहेब का, बी ऑप्शन है गिरधर का, सी ऑप्शन है सोफर का, डी ऑप्शन है सेन साहेब का। तो जल्दी बताइए भैया, ये जो मदन था वो किसका पुत्र था। तो मदन भैया गिरधर लाल का पुत्र था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था।
जल्दी बताइए, ये जो इस चैप्टर के रचयिता हैं पंडित नलिन बिलोचन शर्मा, उनके पिता का क्या नाम था? ए ऑप्शन है पंडित कृष्णवाद अवतार शर्मा, बी ऑप्शन है पंडित मृत्युंजय शर्मा, सी ऑप्शन है पंडित राम अवतार शर्मा, डी ऑप्शन है पंडित दशावतार शर्मा। तो जल्दी बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मोटर, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कार को कर लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा? मोटर कार। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जल्दी बताइए कि मोटर कार थी वो, उससे किससे खतरा हो सकता था? ए ऑप्शन है इंजीनियर से, बी ऑप्शन है खोखा से, सी ऑप्शन है मदन से, डी ऑप्शन है ड्राइवर से। तो आपको बताना है ये जो मोटर कार था उसको किससे खतरा हो सकता था? तो भैया खोखा से मोटर कार को खतरा हो सकता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम था। जल्दी बताइए अब कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? ए ऑप्शन है इंद्रावती शर्मा, बी ऑप्शन है कलावती शर्मा, सी ऑप्शन है रत्नावती शर्मा, डी ऑप्शन है पद्मावती शर्मा। तो आपको बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। तो हमारा डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ऐसे लड़के ही आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, ये किसने कहा? आपको बताना है कि ये जो पाठ है हमारा विष का दांत, इसमें ये लाइन कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, ये किसने कहा है? ये ऑप्शन है खोखा ने, बी ऑप्शन है गिरधर ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, और डी ऑप्शन है सेन साहब की धर्म पत्नी ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडा बनते हैं, ऐसा किसने कहा? तो भैया सेन साहब ने कहा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? खोखा का क्या नाम था? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खोखा का क्या नाम था। ए ऑप्शन है कीसु, बी ऑप्शन है कुश, सी ऑप्शन है कासू, डी ऑप्शन है केसु। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का कासू नाम था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किस तत्व का समग्रता उभर कर आता है? आपको बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा जो कहानियां लिखते हैं उसमें किस तत्व का समग्रता उभर कर आता है? ये ऑप्शन है राजनीतिका का, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकता का, सी ऑप्शन है सामाजिकता का, डी ऑप्शन है इसमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किस तत्व का समग्रता उभर कर आता है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में मनोवैज्ञानिकता का समग्रता उभर कर आता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जी की कहानी, ज़्यादातर कहानी मनोवैज्ञानिक तौर पे होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सेन साहेब ने खूब फटकार लगाई, किसे लगाई? ये ऑप्शन है गिरधर लाल को, बी ऑप्शन है खोखा को, सी ऑप्शन है मदन को, डी ऑप्शन है शेफाली को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि सेन साहेब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहेब ने भैया जो गिरधर लाल था ना उसे खूब फटकार लगाई। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है? जल्दी बताइए, ये जो कहानी विष का दांत था ये किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है? ये ऑप्शन है उच्च वर्ग के, बी ऑप्शन है व्यापारी वर्ग के, सी ऑप्शन है मध्यम वर्ग के, और डी ऑप्शन निम्न वर्ग के। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि विष की दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है? तो भैया मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? शरीक का मतलब शामिल। ओके, तो ए ऑप्शन क्रिकेट में, बी ऑप्शन फुटबॉल के खेल में, सी ऑप्शन हॉकी के खेल में, डी ऑप्शन लट्टू के खेल में। तो आपको बताना है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो भैया लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, मतलब शामिल होना चाहता था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बताइए? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ?
जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 14 जनवरी 1915 को, बी ऑप्शन है 18 फरवरी 1916 को, सी ऑप्शन है 22 मार्च 1917 को, डी ऑप्शन है 24 मार्च 1918 को। तो आपको बताना है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, मतलब नलिनी बिलोचन शर्मा कब मर गए। ए ऑप्शन है 16 सितंबर 1961 को, बी ऑप्शन है 12 सितंबर 1961 को, सी ऑप्शन है 12 सितंबर 1961 को, डी ऑप्शन है 18 सितंबर 1961 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर 2 नंबर का भी सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है समाप्त होता है समाप्त। अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, वो भी कल लाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सारा जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर, और हिंदी का तैयारी आपका पूरा धमाकेदार होगी।